बिहार टॉपर सीरीज के एक और वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखकर इस चैनल पे बिहार टॉपर सीरीज की शुरुआत हो चुका है और इस सीरीज में हम आपके लिए डेली 7 PM पे एक वीडियो क्लास ला रहे हैं। डेली 7 PM पे क्लास अपडेट होगा बिहार टॉपर सीरीज का। अगर इस समय आप देखेंगे तो आपको लाइव चैट का ऑप्शन रहेगा, अभी आप आंसर आराम से कमेंट करते जाएंगे। अगर मान लीजिए अभी आप क्लास को नहीं देख पाते तो कोई चिंता लेने की बात नहीं है। आपके सुविधा के लिए बिहार टॉपर सीरीज 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप क्रम से देखकर कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो कल के हम लोग बिहार टॉपर सीरीज में आपके फिजिक्स से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा किए थे और कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज आपको सामाजिक विज्ञान की तैयारी करके आना है और अब हम लोग सिलसिलेवार से पढ़ेंगे। कल तो हम लोग ऐसे ही आपका टेस्ट हुआ था, लेकिन अब यहां से हम लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इस बिहार टॉपर सीरीज में आपके सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किया गया है। अब देखिए, सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट जैसा आपका मॉडल पेपर होता है वैसे ही स्कूल में आता है सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट। तो मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप मॉडल पेपर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं, सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो पहले हम लोग सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं, सभी विषय की चर्चा करेंगे। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान की क्लास होगा। मैं डेली क्लास के अंत में बता दूंगा कि कल आपको किस विषय की तैयारी करके आना है। तो यहां पे देखिए, सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट 2023 बोर्ड परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का इस रूप में जारी किया गया है। आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान का 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कुछ, हम लोग सीधे चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। पूरा ध्यान से अंत तक बने रहिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। 40 प्रश्न का उत्तर देना है आपको ओएमआर शीट पे, इसके लिए आपको 40 अंक दिया जाएगा। आज हम लोग आपके ऑब्जेक्टिव, आगे नेक्स्ट क्लास में इसका सब्जेक्टिव भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपके मॉडल पेपर के जैसा ही होता है। ये स्कूल में भेजा जाता है और मॉडल पेपर क्या होता है आपके वेबसाइट पर जारी किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट में सिर्फ आपको हिंदी माध्यम में ही प्रश्न देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर आएगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हिंदी माध्यम में। जैसे आप देख रहे थे फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो रहा था, जो पीटीओ का प्रश्न पत्र सिर्फ हिंदी माध्यम में, उसी तरह इसको तैयार किया गया है। तो चलिए एक एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। अगर मान लीजिए आप सोशल साइंस का सभी प्रश्न जानते होंगे तो और अच्छा बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं जानते होंगे तो इतना प्रश्न याद कर लीजिएगा। अब लगातार क्लास आएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि अंतिम समय में क्लास की शुरुआत हुआ है। तो सिर्फ महत्वपूर्ण और अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे है, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। आपको क्या बताना है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। जल्दी से इसका सही आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। ये तो सोशल साइंस है, कल तो साइंस के हम लोग विस्तृत चर्चा किए थे। सोशल साइंस में आप जानते हैं कुछ भी समझने वाला चीज होता नहीं है। अगर आप पढ़े होंगे, याद किए होंगे तो सीधे सीधे आंसर देंगे, नहीं याद किए होंगे तो मैं सही आंसर बताऊंगा, याद करते चलिएगा। और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आज के जितने भी प्रश्न वो चर्चा करेंगे उसमें से आपने कुल कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिया। पहला प्रश्न क्या कह रहा है सर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। सभी विद्यार्थी आंसर कमेंट करेंगे। मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट कर दिए हैं। पहला का सही आंसर है ऑप्शन डी, नाविक। काफी शानदार बउआ टाइप प्रश्न था, लेकिन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इस साल के एग्जाम के लिए कई बार पूछा गया है। तो पहले नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की। ध्यान से देख लीजिए क्या पूछ रहा है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की। जल्दी से आंसर कमेंट करते चलिए, जो भी आपको लग रहा है ए बी सी डी जो सही होगा। जिनको भी नहीं मालूम है तो इसका कॉपी तैयार करके याद करते जाइएगा। हम लोग लगातार क्लासेस करेंगे, अगर सभी क्लासेस आप देखते हैं तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। चलिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो चाहे आपसे एग्जाम में पूछे सर यंग यूरोप या पूछे यंग इटली, दोनों का आंसर होता है मेजनी। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी के साथ सही आंसर चला जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। सभी विद्यार्थी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट है तो ये खुद बोर्ड के द्वारा सेट करके भेजा जाता है। तो इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के लेवल के हैं वही प्रश्न यहाँ पे सेट किया गया है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी, आंसर देने का प्रयास कीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, देखते हैं कितने विद्यार्थी सही सही आंसर दे पाते हैं। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, आपका आंसर चला बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर आपको कर देना है। एग्जाम में जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न की। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न का आंसर देते चलेंगे, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। चौथा नंबर
प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। जल्दी से आंसर दीजिए क्योंकि काफी प्रश्न की हम लोग को चर्चा करना है, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलेंगे। परीक्षा में कम समय है तो आपको कम समय में मैक्सिमम प्रश्न रिवीजन करने की आदत लगाना चाहिए। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, ऐसे इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, सीधे सीधा आपको आंसर कमेंट कर देना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। सभी विद्यार्थी कभी भी आप क्लास को देखें आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्लासेस छूटता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर बिहार टॉपर सीरीज मैं लिंक दे दिया हूं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप देखकर आप पूरा अपना जो भी पीछे क्लासेस छूटा या कोई भी वीडियो का रिवीजन आप कर सकते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था सर, तो जो भी विद्यार्थी चौथा का सही आंसर ऑप्शन ए कमेंट किए सर ब्रिटेन में, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए बताइए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। सभी आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो वीवीआई नहीं है, जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा नहीं गया हो। जल्दी से आंसर देंगे सभी विद्यार्थी इसका कि आपसे क्या प्रश्न पूछा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न, अगर आप थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन किए होंगे। देखिए आप इस सीरीज के सभी क्लासेस देखिए और उसके साथ साथ आपको अपना टेक्स्ट बुक पढ़ते रहना है। टेक्स्ट बुक जो होता है, जो आपका पतला पतला बुक होता है, इतिहास का, भूगोल का, पॉलिटिक्स, उसको बार बार पढ़ जाइए, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं है, इतना आपके लिए काफी है। कह रहे अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर कंबोडिया में, बउआ टाइप प्रश्न था, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी के साथ सही आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, छठे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। छठा नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। कह रहा है देखिए आपको थोड़ा भी चिंता नहीं लेना, इस सीरीज में लगातार कल हम लोग साइंस पढ़े, फिर आज सामाजिक ज्ञान, फिर कल कोई और सब्जेक्ट, हम लोग सभी सब्जेक्ट की क्लासेस करेंगे। सुबह में भी आपके लिए क्लासेस होगा। दोनों चैनल से जुड़े रहिए, बीएससीबी क्लास और एआर करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल, इस दोनों चैनल पर डेली आपके लिए पर्याप्त क्लास आएगा। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए जो भी संभावित प्रश्न है उन सभी प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शंस आपके सामने है, इंग्लैंड वासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, प्रश्न यही पूछा जा रहा है सर। तो छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है पुर्तगाली। सबसे पहले कौन पहुंचे थे, पुर्तगाली। हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन जो आपका चैप्टर उसमें क्रम से बताया गया है। अगर आप एससीईआरटी ब्रिटिश का बुक पढ़ते होंगे तो वही बुक आपके लिए पर्याप्त है, वही बुक बार बार पढ़ जाइए, अभी भी समय है। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। सभी विद्यार्थी एक साथ आंसर देते चलिए कमेंट बॉक्स में, इसलिए आप मैं कहता हूं हमेशा कि 7 PM पे ही क्लास ज्वाइन कीजिए। इसमें क्या होगा, आप लाइव चैट में जो भी कमेंट करते हैं हम लोग भी पढ़ते हैं कि कौन विद्यार्थी किस प्रश्न का सही आंसर दे रहा है, किनकी तैयारी की स्तर क्या है, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, प्रश्न अपने से यही पूछा गया है। नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन ए के साथ सही आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अपने से कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहां पे देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। काफी शानदार शानदार प्रश्न है, जैसे बिल्कुल आपके एक देखिए क्या है कि आपका सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट है ना, तो इसमें आपको बिल्कुल एग्जाम के जैसा प्रश्न मिलेगा कि जैसे एग्जाम में देखते हैं पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसी रूप में इसमें हर एक सब्जेक्ट से आपके 5 सेगमेंट से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और इसका एग्जाम 80 मार्क्स का ही होता है। 20 मार्क्स के लिए आपको प्रैक्टिकल का कॉपी बनाना होता है, तो मैं शुरू में ही सिखा दिया हूँ प्रैक्टिकल कॉपी आप कैसे बनाएंगे। तो प्रैक्टिकल कॉपी भी आप सभी छात्र छात्राएं बना लिए होंगे या बना लीजिएगा। इस चैनल को इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो आप देखिए, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। हम लोग पीछे सीख चुके हैं कि कैसे आप प्रैक्टिकल का कॉपी तैयार करेंगे, तो उस वीडियो को देखकर प्रैक्टिकल का कॉपी तैयार कर लीजिए। लगातार हम लोग 3-4 मॉडल पेपर लेकर डिस्कस कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। आपका ए भी 80 और ए 20 मिलकर आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। काफी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर चुके हैं कि सर 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। 1930 में दांडी यात्रा करके गांधी जी ने, आप जानते हैं, नमक कानून का उल्लंघन किया नमक बनाकर, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से कह रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया।
जल्दी से आंसर दीजिए। सामाजिक विज्ञान है, इसमें कुछ भी समझने वाला चीज ऐसा रहता नहीं है जैसे मैथ साइंस में होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको सीधे सीधे आंसर नहीं तो याद करना है और नहीं तो जो जानते हैं उसको कमेंट करते चलिए। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया गुरुजी, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। देखते हैं कितने विद्यार्थी तूफान मचाते हुए इसका सही आंसर कमेंट करते हैं। 9 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि गुरुजी इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, बिल्कुल आपका चला आंसर सही है। ऑप्शन डी, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आगे आपके स्क्रीन पे कह रहा है आपसे कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। जल्दी से बताइएगा, 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था, प्रश्न अपने से यही पूछा जा रहा है। तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी आंसर कमेंट कर रहे हैं कि सर कलकत्ता में हुआ था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एग्जाम में आएगा कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, तो कलकत्ता में। और मान लीजिए नहीं पूछता है भारत में पहला जूट मिल किस सन में स्थापित हुआ, तो 1917 में, यहीं से प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है। देखिए जो भी प्रश्न आपको मिल रहा है इसमें मैं इसलिए मैं बोला कि भले ही देर से सीरीज आपके लिए शुरू किया गया, लेकिन अब अंतिम समय है तो अंतिम प्रश्न की ही हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन बैंक का अध्ययन किए होंगे तो आपको पता चला होगा कितना बार रिपीटेड प्रश्न सिर्फ इसमें सेट किया गया है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है, तो लाजमी है कहां होगा, महानगर में। बिल्कुल शानदार, बहुआ टाइप प्रश्न था। ऑप्शन डी, 10th का छोटा बच्चा भी इसे बना देगा। ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से सभी विद्यार्थी प्रश्न पढ़िए और जो भी ऑप्शन आप कभी भी क्लास को देखें आपको सही लगता है बेझिझक होकर उसको कमेंट कीजिए। अगर गलत होता है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, इसीलिए आपको याद करते चलना है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट करेंगे। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इस प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिएगा। लेकिन हर बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जब आंसर की जारी करता है तो कुछ कुछ आंसर की अलग अलग हमेशा देखने को मिलता है और काफी बुक में इसका आंसर की अलग अलग होगा। जैसे पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसका शोषण हुआ, तो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। तो कभी कभी आपको आंसर ए देखने को मिलता है, ऑप्शन डी। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जब भी प्रश्न पूछता है तो इसका आंसर ऑप्शन ए चेक करता है, श्रमिक वर्ग। क्यों चेक करता है, क्योंकि देखिए ऐसे आप देखेंगे तो उसमें सीधे बुक से एससीईआरटी से प्रश्न है। तो ऐसा सभी वर्ग का, ठीक है, मध्यम वर्ग का भी शोषण किया, कृषक वर्ग, लेकिन किसका सबसे ज्यादा शोषण कर रहा था, तो पूंजीपतियों से किससे ताल्लुकात था, उनके पास कंपनी था और कंपनी में काम करने के लिए कौन था, श्रमिक वर्ग। तो सीधे सीधा अगर शोषण कहा जाए तो श्रमिक वर्ग का किया, इसीलिए इसी आंसर को चेक किया जाता है, ऑप्शन ए। ऐसे कभी कभी ऑप्शन डी भी सही हो जाता है, काफी बुक में आप पढ़े होंगे। तो ये थोड़ा सा ऐसा ही प्रश्न है, लेकिन आपको ऑप्शन ए समझ के रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करो मेरे बात को आप समझे होंगे। सीधे सीधे पूंजीपति वर्ग से श्रमिक वर्ग का हित जुड़ा था, तो इन्होंने सीधे सीधे कहा जाए तो श्रमिक वर्ग का शोषण किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग सभी का शोषण किया। लेकिन सीधे सीधे पूछ रहा है पूंजीपति वर्ग, तो हम लोग जब भी इतिहास में पढ़ते हैं तो दो ही वर्ग इस चैप्टर में है, पूंजीपति, श्रमिक। मध्यम और कृषक वर्ग का नाम ही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 13 नंबर प्रश्न। देखिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। कह रहा है आपसे कि प्राचीन काल में, यहां पे क्या समझना है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया तथा यूरोप का व्यापार होता था। काफी विद्यार्थी कल के टेस्ट में मैंने देखा अंत तक बनकर और नीचे कमेंट बॉक्स में, देखिए जब क्लास अंत होता है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अपने नाम के साथ कि हाँ सर हमारा इतना प्रश्न सही हुआ, इतना गलत हुआ। इससे हमें भी पता चलेगा कि कौन कौन हमारे स्टूडेंट प्रतिदिन क्लास कर रहे हैं, किनकी तैयारी किस स्तर की है। तो कल भी मैंने देखा काफी विद्यार्थी, कल 40 प्रश्न हम लोग चर्चा किए थे, उसमें से 38-35 स्कोर किए थे। आज भी इसमें जितना भी प्रश्न हम लोग चर्चा करेंगे सब में आपको अच्छा स्कोर करना है। नहीं मालूम है तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टेस्ट आपको अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि इसको जो भी प्रश्न इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया तथा यूरोप का व्यापार होता था। प्रश्न आपने से यही पूछा जा रहा है, तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, रेशम मार्ग से। किस मार्ग से होता था, रेशम मार्ग से। आप लोग अंत तक बने रहिएगा तो आज ही हम लोग पूरे इस मॉडल पेपर को समाप्त कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। देख लीजिए क्या पूछ रहा है, यहां पे प्रश्न समझना है। आरंभ हुआ था सर, प्रश्न अपने से यही पूछ रहा है कि जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट था वो किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो 14 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी 1929, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट आप पढ़े होंगे, तो 1929 सही आंसर कर देना है 14 का। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न कह रहा है गुटेनबर्ग ने
सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? देखिए सभी वीवीआई प्रश्न आपके लिए लेकर आगे आएंगे, इसमें सेट कर दिया गया है ताकि एग्जाम में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। जल्दी से बताइए गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? प्रश्न यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्द देखते हैं कितने विद्यार्थी इस प्रश्न का सही सही आंसर दे पाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इसका कमेंट करें कि गुरुजी बाइबिल छपाई हुआ था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की। 16 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार है, कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुआ? आपको बताना है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुआ। अब सोचिए इतना शानदार शानदार मॉडल पेपर आपके लिए हम लोग आ रहे हैं, अगर इतना मॉडल पेपर 4-5 हम लोग एग्जाम तक चर्चा कर लिए हर एक विषय का, तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। आपको बस काम क्या करना है कि हर एक प्रश्न का आंसर देना है, नहीं मालूम है तो याद कर लेना है। कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुआ? तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन सी। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी कमेंट किए हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है, समझिए आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है, ऑप्शन सी चीन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न, करे किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये किसका कथन है कि मुद्रण जो है वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे तो कहिएगा सर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी के साथ सही आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 18 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? देखते हैं कौन विद्यार्थी इसका सही सही आंसर सबसे पहले कमेंट कर पाता है। डेली लाइव चैट में आंसर देने के लिए 7 PM पे इस चैनल पे आ जाइए, डेली आपके लिए एक वीडियो क्लास अपडेट किया जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? गुरुजी प्रश्न अपने से यही पूछा जा रहा है, तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर पुनः पूर्ति योग, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। संसाधन चैप्टर में समझ रहे हैं, यहाँ से आप ज्योग्राफी का प्रश्न शुरू हो चुका है, एग्जाम में भी इसी रूप में प्रश्न आएगा, ये भी सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार इसमें कहां है? देखिए कितना आसान टाइप प्रश्न है, ऐसे ही आसान आसान प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और 80 में 80 स्कोर छात्र करके आते हैं आसानी से। काफी विद्यार्थी थे पिछले साल जो आपके सोशल साइंस में अगर प्रैक्टिकल हम लोग 20 अंक मिला दें तो 93 95 तक स्कोर लेकर आए थे। आपको भी इस साल तूफान मचाना है, तूफानी लाल बनकर जाना है एग्जाम में, बस जो भी क्लासेज आ रहा है उसको याद करते चलिए। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? काफी विद्यार्थी सही सही आंसर कमेंट कर दिए, गुरुजी राजस्थान में है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न, देखिए रबी खरीफ फसल तो आता ही है हर साल, कह रहा इनमें कौन रबी की फसल है? 20 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन रबी की फसल है? जल्दी से आप इसका आंसर देंगे सभी विद्यार्थी कि इनमें कौन रबी का फसल है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसका सही आंसर हो गेहूं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। रबी का फसल समझ रहे हैं गेहूं है, और ये चावल मीठे अनाज कपास ये सभी क्या है? खरीफ फसल है। आगे बढ़ते हैं, धान एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है, प्रश्न यही पूछा गया है कि धान का इसमें से कौन प्रकार है, आपको यही बताना है, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो देखिए औस, अमन, बोरो सभी धान के प्रकार है, तो कई प्रकार के धान के नाम है, तो इसीलिए इनमें से सभी नहीं मालूम है तो याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है एग्जाम में भी। 22 नंबर प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में कौन कृषि उद्योग पर आधारित नहीं है? अब बताइए निम्नलिखित में से कौन उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सीमेंट हम जानते हैं, सीमेंट उद्योग जो है आप कृषि पर आधारित नहीं है, तो ऑप्शन बी। बाकी सूती वस्त्र में कपास तो कृषि पर आधारित है ही, चीनी में भी आपका गन्ना तो भी कृषि पर आधारित है, जूट में जूट चाहिए तो भी कृषि पर आधारित है, सीमेंट में चूना पत्थर चाहिए वो कृषि पर आधारित नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न, कह रहा है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? देखिए हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आ गया आज ही के मॉडल पेपर में, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? सभी विद्यार्थी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया आपको आंसर देते चलना है। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है गुरुजी, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन डी चीनी उद्योग, बिल्कुल सही। चीनी उद्योग क्या है? उपभोक्ता उद्योग है, कई बार प्रश्न रिपीटेड है, ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है इस साल के बोर्ड परीक्षा के लिए। अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर 24 नंबर प्रश्न, कह रहे भारत का
सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? काफी वीवीआई प्रश्न है इस साल के लिए। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। देखते हैं कितने विद्यार्थी 24 नंबर प्रश्न का बिल्कुल तूफान मचाते हुए सही सही आंसर कमेंट कर पाते हैं कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। काफी वीवीआई प्रश्न है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी रेलवे। याद रखेंगे, उत्तर पूर्वी रेलवे, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। 25 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? आपको बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है। तो ये 10th का छोटा बउआ भी जानता है, बउआ टाइप प्रश्न है, इसमें आपको 1 मिनट भी समय नहीं लेना है। जल्दी से आंसर सभी विद्यार्थी का आना चाहिए। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप जानते हैं सबसे ज्यादा पक्की सड़क की लंबाई है। चलिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? काफी बार पूछा है बिहार बोर्ड से, इस साल के लिए भी काफी वीवीआई प्रश्न है। जल्दी से बताएंगे, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पे हुआ है? ऑप्शन है, ऑप्शन आप पढ़ पा रहे होंगे, बेतिया में है कि वाल्मीकि नगर की मोतिहारी की छापरा। तो 26 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं सर वाल्मीकि नगर, बिल्कुल वाल्मीकि नगर पे ये गंडक बैराज है, आप जानते हैं। तो ऑप्शन बी, हाल में ही इसको पर्यटन क्षेत्र भी यहाँ पे काफी विकसित किया गया है, जो पश्चिमी चंपारण बेतिया के पास है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो कर देंगे इसका। 27 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस साल के लिए। सिर्फ वीवीआई प्रश्न, अंतिम समय क्लास चल रहा है तो अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे। चलिए 27 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। कह रहा है आपसे, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? ए बी सी डी, कोई भी आपको सिंपल सा आंसर कमेंट करना है कि कौन इसका सही आंसर है। भागलपुर की, सीवान की, जमुई, साहेबगंज। 27 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नहीं याद है या तो आपको याद कर लेना है स्थानिक ऊंचाई, क्योंकि तल चिन्ह की सहायता से हम लोग नाप रहे हैं तो स्थानिक ऊंचाई ही होगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सभी ज्योग्राफी से प्रश्न है। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न आ गया। कह रहा है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही से आंसर दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। काफी वीवीआई प्रश्न है। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं सर नीले, तो जल, बिल्कुल शानदार, आपका कॉमन सेंस है, ऑप्शन डी। ऐसे में देखते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जल की उपस्थिति के कारण। तो जल को किससे दिखाते हैं? नीला रंग से। अगर नहीं पढ़ेंगे तभी, अगर लॉजिक आप लगाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कोई भी विषय पढ़िए, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, तो अपने लाइफ से जोड़कर पढ़िएगा तो उसको आसानी से आप याद रख पाएंगे। नीला ग्रह इसीलिए बोलते हैं जल की उपस्थिति के कारण। तो यहीं से क्लियर हो गया कि मानचित्र में नीला रंग के द्वारा किसको दिखाएंगे? जल को, ऑप्शन डी। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे, क्योंकि एससीईआरटी बुक का प्रश्न इसलिए बार बार आते रहता है। इसलिए मैं बोला शुरू में ही कि आपको एससीईआरटी बुक जो ब्रिटिश का बुक आता है, पतला पतला, राजनीति विज्ञान का, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र का, वहीं आप पढ़ लेंगे, आपके लिए उतना ही काफी है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है गुरुजी? प्रश्न यही पूछा गया है। तो जो भी छात्र छात्राएं कमेंट कर रहे हैं कि सर जेड गुड डी, आप बिल्कुल शानदार, आपकी तैयारी चल रहा है, समझिए आप इस साल तूफान मचाने जा रहे हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में। जेड गुड डी इसका सही आंसर कर देंगे। रंग भेद आप समझ रहे हैं, रंग के आधार पे किसी के सामने भेदभाव करना। 31 नंबर प्रश्न, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? मैं देखिए अभी मैं भी देख रहा हूं आपके साथ इस मॉडल पेपर को, तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रश्न हर साल बार बार बिहार बोर्ड पूछता है, वही प्रश्न आज के मॉडल पेपर में आपको मिल रहा है। तो इसलिए ध्यान से आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो ये आप अगर पढ़े होंगे तो कहिएगा गुरुजी बउआ टाइप प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न की। करें, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? तो ये तो देखते देखते बउआ भी जानता है, बउआ टाइप प्रश्न है। ऑप्शन सी, इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। बाकी लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, ये सभी संघ राज्य की विशेषता है। इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 33 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। करे, संघ सरकार राज्य का उदाहरण है। देखिए कितना शानदार
शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। संघ सरकार राज्य का उदाहरण इसमें से कौन है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं गुरुजी अमेरिका, आपका आंसर बिल्कुल सही है। फेडरल सिस्टम की बात हो रहा है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बस प्रश्न पे फोकस रहिए, कोई इधर उधर की बात हम लोग नहीं करेंगे, सीधे आपकी तैयारी आसानी से हो और बिल्कुल कम समय में आपको मैक्सिमम प्रश्न बताया जाए, इसी उद्देश्य से हम लोग सिर्फ आपके लिए वीडियो क्लास लाने का प्रयास करते हैं। सिर्फ आपको प्रश्न पे फोकस रहना है, उत्तर पे कोई इधर उधर की बात नहीं। जब क्लास खत्म होगा तो आप बात कर सकते हैं, या 7 बजे से पहले आएंगे तो अभी यहाँ पे चैट ओपन रहता है, उस समय भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन क्लास में कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे प्रश्न और उत्तर पे फोकस रहना है, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करेंगे उतना ही हम लोग ज्यादा मैक्सिमम प्रश्न की चर्चा करेंगे, ताकि एग्जाम में आप जानते हैं बिल्कुल अब कम समय है। आप देख रहे हैं हर चीज बिहार बोर्ड धीरे धीरे जारी कर रहा है, तो अगर इस समय आप अधिक पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। आगे क्या कह रहा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। कितना शानदार प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, कई बार पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण, हमेशा यही आंसर होगा, ऑप्शन डी, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 35 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, प्रश्न यही आपसे पूछ रहा है। तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन डी, राजनीतिक दल को। काफी शानदार, राजनीतिक दल को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र का प्राण। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं अभी तक काफी प्रश्नों का सही से उत्तर देते हुए चल रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी एक साथ आंसर कमेंट करते रहेंगे, सीधे प्रश्न पे फोकस रहिए। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। बिहार में अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है, अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत उसको सीट आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए। तो अगर आपको मालूम है तो सही आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करेंगे 50%। ऑप्शन ए के साथ सही आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, 37 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है गुरुजी, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 37 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी करें सर 18 वर्ष, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 18 वर्ष का जब आप हो जाएंगे तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। काफी बार ये भी प्रश्न आया है, कितना बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से रिपीट करते आ रहा है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन है अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी का। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 38 का। ये आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है, प्रश्न आपसे यही पूछा गया है। तो अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, तीनों लोकतंत्र की असफलता की चुनौती है। जब तीनों होगा तो इसलिए तो ऑप्शन डी इसको सेट किया गया। इनमें से सभी आपको सही आंसर करके आ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो बउआ भी जानता है, बउआ टाइप प्रश्न है। कृषि क्षेत्र को और सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीयक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र, याद रखेंगे। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक, सेवा क्षेत्र को तृतीयक, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय। देखिए एग्जाम में इस साल कंफ्यूजन है, जब तक मॉडल पेपर नहीं आता है तब तक 48 प्रश्न पूछे या 80, अपने को तो 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग पूरे आज इसमें 80, क्योंकि सैंपल पेपर सब प्रैक्टिस सेट है, इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो हम लोग पूरे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर ले रहे हैं। अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो, क्योंकि सोचिए अब अंतिम समय में क्लास शुरू हुआ, इस समय हम लोग इतना कम कम प्रश्न पढ़ेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, इसलिए बड़ा बड़ा क्लास करना होगा। और आप जानते हैं परीक्षा में अब चंद दिनों का समय और शेष रह गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका डम्मी एडमिट कार्ड सोचिए जारी कर दिया। सभी तैयारी आपका एग्जाम का वो भी कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि आपका एग्जाम बिल्कुल नियत समय पे होगा, और बार बार हर चीज जारी करके आपको जानकारी दे रहा है कि आपको भी अपनी तैयारी बिल्कुल जोर शोर से करना चाहिए। इसलिए अंत तक बने रहिए, पूरे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समाप्त कर देंगे, तभी अगले क्लास में सब्जेक्टिव या किसी दूसरे विषय की हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए 41 नंबर प्रश्न जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा सा चलेंगे, आपको भी याद करना है, नहीं तो आंसर देते चलिए इसमें, क्योंकि समझने वाला कुछ होता नहीं है, तो नहीं तो आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न, सीधे प्रश्न और उत्तर पे फोकस रहेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं। करा इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि काफी
विद्यार्थी पूछते हैं कि हम कैसे टॉपर बने, कैसे अच्छा अंक लाएं। तो देखिए अभी तक जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़कर टॉपर बने या 400 प्लस स्कोर किए हैं, उनको एक ही मैं मूल मंत्र बताता हूं, जो आपको भी बता दे रहा हूं कि आपको क्लियर समझ के रखना है कि अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लीजिए, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं। अगर आपको 400 से ज्यादा अंक लाना है, अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। बस यही एक मूल मंत्र है आपको टॉपर बनने का, जो भी आपका ड्रीम है उसे अचीव करने का। क्योंकि इस समय अगर मान लीजिए आप क्लास नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ पा रहे होंगे, तो कोई ना कोई 10th का ही विद्यार्थी जो 2023 में बिहार बोर्ड से ही एग्जाम देगा, वो पढ़ाई कर रहा है इसी चैनल से जुड़ के। तो जिस दिन एग्जाम होगा, जो भी ये प्रश्न आएगा आप नहीं बना पाएंगे, वो आपसे आगे निकल जाएगा, वहीं टॉपर बनेगा। तो टॉपर बनने का एक ही सूत्र, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसका ज्यादा अंक आएगा। इसमें कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, तो आपको भी अंत तक बने रहना है। चलिए, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? काफी शानदार प्रश्न है सर। 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। रूस में समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में पूंजीवादी, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, अमेरिका में पूंजीवादी, रूस में साम्यवादी और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था आप समझ रहे हैं, पूंजीवादी का भी कुछ गुण हो और आपके समाजवादी का भी कुछ गुण हो। चलिए, बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन है पटना, गया, सीवर, नालंदा। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही से आंसर दे पाते हैं। तो इस तो बउआ टाइप प्रश्न है, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं 42 का एक कमेंट कर दिए हैं। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। इस साल आप तूफान मचाने जा रहे हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पटना। आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान तो दादा भाई नौरोजी। देखते देखते ऑप्शन डी है। सभी प्रश्न देखिए सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो बार बार बिहार बोर्ड नहीं पूछा है, तो इसलिए याद करते चलेंगे। ऑप्शन डी सही आंसर है। 44 नंबर प्रश्न की बात करते हैं गुरुजी। प्रश्न कह रहा है प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा क्या है सर? प्रश्न अपने से यही पूछा है। तो प्लास्टिक मुद्रा यहां पे ध्यान से देखेंगे तो डेबिट कार्ड है कि ड्राफ्ट है कि करेंसी नोट है कि चेक है? तो प्लास्टिक का मुद्रा कौन है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो ऑप्शन है बउआ टाइप प्रश्न है, सही एग्जाम में आता है। थोड़ा सा आप अगर सभी क्लासेस देखकर जाएंगे तो यहां से क्या होगा, प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहा है बार बार, और ज्यादा याद करना है चाहे कॉपी में लिखना हो तो आप ARcareerPoint.in वेबसाइट में कल भी बताया था, वहां से जाकर लाइव क्विज भी आप दे सकते हैं। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? आप जानते हैं आरबीआई। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप हर पैसा पे पढ़ते होंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यही मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत संस्था है, तो ऑप्शन है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी बिल्कुल सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आगे हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें कौन संस्थागत वित्त है? तो देखिए सेठ साहूकार संस्थागत है, नहीं है। महाजन है, ये भी नहीं है। व्यापारी है, ये भी नहीं है। कोई संस्था है, नहीं है। तो इसलिए सहकारी बैंक ही बचा। तो ऑप्शन डी के साथ सही आंसर चला जाएगा 46 का। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न। लगातार आप भी प्रश्न मेरे साथ रिपीट करते रहिए, आंसर देते रहिए, आपको अलग से याद नहीं करना होगा। चलिए, अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। सभी क्लास बिहार टॉपर सीरीज का देखिए और वेबसाइट पे भी जाकर टेस्ट सीरीज दीजिए। इससे आपको क्या होगा, बार बार एक ही प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि एक और ट्रिक है पढ़ाई का कि ज्ञान की प्राप्ति आपको 100 पुस्तक पढ़ने से नहीं होता है, बल्कि एक पुस्तक को ही 100 बार पढ़ने से होगा। चलिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है सर? तो मुंबई। ऐसे भारत की राजधानी कहां है? दिल्ली। लेकिन यहां पे देखिए क्या पूछ रहा है, वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल। तो ऑप्शन है मुंबई। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न। कह रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। मैं देख रहा हूं कोई ऐसा प्रश्न मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है जो रिपीटेड प्रश्न नहीं हो, इसलिए मैं बोला सैंपल पेपर, सह प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, इतना आप पढ़ लेंगे आपकी तैयारी काफी हद तक हो जाएगा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है गुरुजी? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो जो भी छात्र छात्राएं कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन डी इनमें से सभी, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 49 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है कौन बीमारू राज्य नहीं है? जल्दी से बताइएगा कौन जो है इसमें से बीमारू राज्य नहीं है। यहां पे देखिए एग्जाम में क्या है, आपको घबराना नहीं है। तो बीमारू राज्य कौन है? छात्र बिहार को टिक कर देते हैं। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? नहीं है सर, तो कर्नाटक।
कौन नहीं है? कर्नाटक। काफी शानदार, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसी नाम में ही रहता है। यू से उड़ीसा हो गया, बी से बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे के कहीं पे है? नहीं है, तो यही नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? काफी शानदार प्रश्न है। वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। ऑप्शन टी। देखते देखते आंसर कमेंट कर देना। आप देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा जा रहा है। पूछ रहा है WTO अर्थात कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइए। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? प्रश्न यही अपने से पूछ रहा है। तो 51 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी सही आंसर कमेंट कर रहे हैं कि सर 1995 में, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गुरुजी। 52 नंबर प्रश्न, सिर्फ प्रश्न और उत्तर पे फोकस रहिएगा। 52 नंबर प्रश्न अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं बोला आपका डमी एडमिट कार्ड आ चुका है, कुछ दिन में एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम भी आ जाएगा, तो अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? तो इसलिए ध्यान से अंत तक, एक दिन में 80 प्रश्न का आप अभ्यास कर ही सकते हैं। कह रहे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित एवं लागू हुआ? जल्दी से बताइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया और कब लागू हुआ, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे 1986 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कह रहे सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? ये तो किसी का भी इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। जितने भी छात्र छात्राएं क्लास को देख रहे हैं सभी इसका सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? कितना बउआ टाइप प्रश्न है। हॉलमार्क चिन्ह, हॉलमार्क देखकर हम सोने की शुद्धता की पता लगाते हैं, तो ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कितना शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। चलिए आपदा प्रबंधन से आ गया, जल्दी से बताइएगा इनमें कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? गुरुजी देखते हैं कितने विद्यार्थी, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं शुरू से ही जुड़े हुए हैं क्लास से, और 1 नंबर प्रश्न से और 54 नंबर तक सही से आंसर देते आ रहे हैं। आपको भी लास्ट तक बने रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जाते समय कि 80 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ, और लाइव टेस्ट से कैसे जुड़ेंगे, इस प्रश्न को कॉपी में कैसे लिखेंगे, ये भी मैं इसी वीडियो में सिखा दूंगा। चलिए इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है सर, तो 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आतंकवाद हम लोग फैलाते हैं, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है, भूकंप भी है। पूछा था कौन नहीं है, तो आतंकवाद। तो आतंकवाद कौन आपदा है सर? तो मानव निर्मित आपदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो अब ये तो आपदा प्रबंधन का सबसे आसान प्रश्न है। सुनामी का प्रमुख कारण तो समुद्र में भूकंप का आना। काफी शानदार, ऑप्शन ए के साथ सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं गुरुजी। 56 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। कह रहा है आपसे बिहार का कौन क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही से उत्तर दे पाते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। मैं हम लोग इसी तरह लगातार इसी ऐसे ही मॉडल पेपर आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करें या सब्जेक्टिव या कोई भी विषय, जो प्रश्न बहुत बार पूछा गया और जिसके पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा है, सिर्फ उसी प्रश्न की चर्चा करेंगे। अभी तो ये पहला सेट चल रहा है, आसान आसान प्रश्न, फिर दूसरे सेट में इससे कठिन, तीसरे में उससे कठिन, चौथे में फाइनल कठिन प्रश्न की चर्चा कर लेंगे जो इस साल के लिए संभावित है। उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। बिहार का कौन क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? गुरुजी प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं सर उत्तरी बिहार, काफी शानदार, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर कमेंट कीजिए सभी विद्यार्थी कि किसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो 10th का छोटा बच्चा भी जानता है, आप तो बड़े हो चुके हैं, बउआ टाइप प्रश्न है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे सर। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है महासागर की तल्ली पर होने वाले भूकंप को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से, काफी विद्यार्थी पीछे छूट चुके हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करते चलिए। आपको सिर्फ ABCD पढ़ना है, आंसर कमेंट कर देना। मैथ थोड़े है कि आप इसको बनाइएगा बैठ के, सिर्फ आप आंसर कमेंट करते चलिए जल्दी जल्दी। कोई इधर उधर की बात नहीं, एग्जाम में काफी कम समय है, तो इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा। सीधे प्रश्न और उत्तर पे आपको फोकस रहना है। महासागर की तल्ली पर होने वाले भूकंप को किस नाम से जाना जाता है? देखिए बिहार टॉपर सीरीज में आपको एक से बढ़ के एक क्लास हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। सभी चीज इसमें फ्री में आपको मिल रहा है, लेकिन पेड बैच से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी आपके लिए साबित होगा ये फ्री का क्लास है। तो महासागर के तल्ली पर होने वाले भूकंप को किस नाम से जाना जाता है गुरुजी? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो सही आंसर है सुनामी। सुनामी कहाँ आता है? तो महासागर के तल्ली पे भूकंप आने से सुनामी आता है, तो ऑप्शन सी। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? काफी शानदार प्रश्न है।
26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो बंगाल की खाड़ी में, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर है। बंगाल की खाड़ी में सबसे भयंकर सुनामी आया था, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न। कह रहा है सुनामी किस स्थान पे आता है? अभी मैं ऊपर बताया तो छोटा बच्चा भी बता देगा। इसका तो आंसर 60 का किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं आना चाहिए। सभी विद्यार्थी एक साथ आंसर कमेंट कीजिए। 60 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि सुनामी किस स्थान पर आता है? तो जो भी विद्यार्थी कह रहा सर अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि समुद्र के तल में भूकंप आने से, तो कहां पे आएगा? समुद्र पे आएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते 61 नंबर प्रश्न। कह रहा है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय में कहां पे जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पे। देखते देखते आंसर टिक कर देंगे, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर 62 नंबर प्रश्न। कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। देखिए कितना शानदार प्रश्न आ गया, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। तो ऐसे आप बुक पढ़ेंगे तो वहां पे मिलता है सार्वजनिक टेलीफोन, क्योंकि उस समय जब आपका बुक देखिए काफी पहले से चला रहा है, इसमें अब बदलाव की जरूरत है। इस शिक्षा आपके जो भी बुक चल रहा है काफी दिन से इसी सिलेबस को फॉलो किया जा रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बढ़ाया घटाया जाता है। तो सार्वजनिक टेलीफोन उसमें ज्यादा था, उसमें मोबाइल फोन उतना था नहीं बिहार में हर जगह, तो इसलिए इसको टिक किया गया था। लेकिन वर्तमान में आप देख जानते हैं संचार का कम्युनिकेशन का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? मोबाइल फोन है। चलिए काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न। कह रहा है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? जल्दी से बताइएगा। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न यही पूछ रहा है। तो देखते हैं कितने विद्यार्थी 63 नंबर प्रश्न का सही सही आंसर कमेंट कर पाते हैं कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए करते हैं सर? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दूरसंचार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न। कह रहा है वियना सम्मेलन कब हुआ? फिर इतिहास से प्रश्न आ गया। वियना सम्मेलन कब हुआ था? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर कमेंट करेंगे। जो आपके प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद में है, वियना सम्मेलन ये कब हुआ था? तो कहिएगा ऑस्ट्रिया में हुआ था 1815 में, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे देखते देखते। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न। कह रहा है श्रीलंका कब आजाद हुआ? देखिए कितना शानदार शानदार सन ईस्वी का प्रश्न है। श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो भारत कब आजाद हुआ आपको याद होगा, तो कहिएगा 1947 में, तो श्रीलंका 1948, याद रखेंगे, ऑप्शन बी। सभी रिपीटेड प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं सर 60 नंबर प्रश्न। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, नहीं मालूम है तो याद करते चलिए, अंत में बताइएगा 80 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यही प्रश्न पूछा जा रहा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है सर? तो इसका सही आंसर है गुजरात। जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके पूरे ज्योग्राफी का, अगर ब्रिटिश का बुक पढ़े होंगे किस राज्य में कितना राष्ट्रीय उद्यान है पूरा का नाम के साथ लिस्ट दिया गया है, तो यहाँ पे गिर कहाँ हो जाएगा? गुजरात, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न। कह रहा है रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा का क्या नाम है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो रूबल, क्या नाम है? रूबल, ऑप्शन सी। टका कहाँ का मुद्रा है? जल्दी से बताइए, टका कहाँ का मुद्रा है? तो बांग्लादेश का है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती। प्रश्न रिपीट कर रहा है, ऊपर भी हम लोग ये प्रश्न सेम पढ़े थे, अगर आपको याद होगा क्लास में ध्यान होगा तो उसमें भी क्या पढ़े थे? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो यही सही आंसर हो जाएगा, ऊपर से प्रश्न रिपीट किया है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना फिर पूछ रहा है। विश्व व्यापार संगठन अर्थात कि आप समझ रहे हैं, आपका समझिए प्रश्न का रिवीजन हो रहा है। ये 2 बार प्रश्न प्रिंट हो चुका है, यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी ऊपर पढ़े थे 1995, तो कहीं प्रश्न आए ऑप्शंस तो वहीं रहेंगे। अब चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही से उत्तर दे पाते हैं। बिहार जो है बंगाल से, यहाँ पे देखिए बंगाल से पृथक कब हुआ, यही प्रश्न पूछा जा रहा था। जो भी विद्यार्थी कह रहा है सर 1912 में हुआ था, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। सीधे प्रश्न और उत्तर पे फोकस रहेंगे। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूँ 69 68 का कमेंट कर रहे हैं, ये तो हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे इसलिए मैं इसको छोड़ दिया हूं। आगे चलिए 70 नंबर प्रश्न क्या हो गया? 1912। 71 नंबर प्रश्न काफी शानदार है। कह रहा है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, रिपीटेड प्रश्न है सर, गुजरात में है, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन डी, याद करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न। देखिए कितना शानदार प्रश्न आ गया। फिर कह रहा है खरीफ फसल। अब देखिए क्या पूछ रहा है, खरीफ फसल क्या है? ऊपर रबी फसल पूछा था, इसमें खरीफ पूछ रहा है। तो 72 का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं सर कपास है, तो ऊपर मैंने बताया था एक खरीफ फसल है, तो ऑप्शन डी। बाकी चना, गेहूं, मटर सभी रबी फसल है। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न, आपके पॉलिटिकल साइंस का शानदार प्रश्न है। कह रहे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य में केंद्र का एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, समझिए केंद्र की तरफ से नियुक्त करके भेजा जाता है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है सर, तो ऑप्शन सी 73 का सही आंसर कर देंगे।
आगे बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस साल के लिए सबसे वीवीआई प्रश्न है ज्योग्राफी में। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, प्रश्न आपसे यही पूछा गया है। विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पे है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही और सटीक है, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर 75 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, जल्दी से बताइए। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1903। वायु परिवहन उसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 1953 में। ध्यान से देखिएगा 1953 बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु, तो अभी हम लोग पढ़े थे 18 वर्ष। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए शानदार प्रश्न है। कह रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र में क्या होगा, कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी कर देंगे, ऑप्शन डी। देखिए बार बार पूछता है, प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि क्षेत्र की बात कर रहा है, द्वितीयक क्षेत्र तो औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहा है, तृतीयक क्षेत्र तो समझिए सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र से बोलते हैं, क्योंकि इसमें कृषि से रिलेटेड सभी क्रियाएं हैं, जैसे कृषि, खनन, पशुपालन, तो इसीलिए तो ऑप्शन डी दिया था इसका सही आंसर, तो ऑप्शन डी कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है। मराठा है तो किससे होगा, मराठी से होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। 79 नंबर प्रश्न। कौन प्लास्टिक मुद्रा है, फिर पूछ दिया, तो अभी ऊपर पढ़े थे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सभी प्लास्टिक मुद्रा। चेक तो कागज का होता है, बैंक ड्राफ्ट भी कागज का, करेंसी नोट तो आप समझ ही रहे हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न है 80 नंबर। कह रहे ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, जल्दी से 80 का सही आंसर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 80 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं किस प्रकार के, दीवानी मामले की, फौजदारी मामले की, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी विद्यार्थी इसका कमेंट करें सर ऑप्शन सी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 80 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। साथ ही साथ कि आप चाहते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव का क्लास चले या सब्जेक्टिव की भी क्लास लाएं, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आप अध्ययन करेंगे तभी आपका 80 में 80 स्कोर होगा, चाहे कोई भी विषय हो 100 में 100 लाना हो, तो ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। और सब्जेक्टिव अगर आप पढ़ते हैं तो उसी से ऑब्जेक्टिव आता है, तो आगे हम लोग उसी रूप में क्लास कंडक्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब सीख लेते हैं कि डेली लाइव क्विज आपके लिए arcareerpoint.in वेबसाइट पे अपडेट किया जाता है, तो वहां से भी जाकर जब भी आप सोने से पहले या कभी भी आपको पढ़ाई करने का मन हो, मैं इसलिए बोल दिया आपसे कि आपको यही दो चैनल से जुड़े रहना है, AR कैरियर पॉइंट और BSCB ई क्लासेज यूट्यूब चैनल, और दोनों वेबसाइट है। एक वेबसाइट पे आपके लिए डेली सूचना अपडेट किया जाता है, कोई भी बिहार बोर्ड से आएगा, जैसे आपको मान लीजिए डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड आएगा वहीं से आप देख पाएंगे रूटीन सभी चीज। और दूसरे वेबसाइट पे आपके लिए डेली टेस्ट सीरीज अपडेट किया जा रहा है, तो कैसे आप टेस्ट सीरीज में भाग लेंगे और इसको अगर मान लीजिए कॉपी में लिखना है तो सभी प्रश्न कैसे आप लिखेंगे। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए डेली चैनल पे क्लास कीजिए और डेली आपको लाइव क्विज देना है और चेक करना है कि आपका तैयारी किस स्तर के कितना परसेंट आप स्कोर कर पाते हैं, बिल्कुल फ्री में। तो अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर आपको ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आइएगा और इस चैनल का नाम है AR कैरियर पॉइंट, जहां पे आप वीडियो देखना है बिल्कुल सही से स्पेलिंग टाइप कीजिएगा और आपको टाइप करके सर्च करना है। आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। .com वाले वेबसाइट पे आप सभी न्यूज देखते हैं बिहार बोर्ड का। यहीं पे थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़िएगा तो एक और वेबसाइट आ जाएगा इस चैनल का arcareerpoint.in। सिंपल से आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए arcareerpoint.in ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए अपडेट किया जा रहा है सभी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। यहीं पे नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते आइएगा, जैसे मैं नीचे की तरफ कर रहा हूँ, नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक टेस्ट सीरीज। देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, बिहार बोर्ड क्लास 10th टेस्ट सीरीज 2023। यहाँ पे डेली आइएगा कभी भी आप, जब भी आपको पढ़ने का मन करे, जब भी मोबाइल फोन आपके सामने आपके पास, तो यहाँ पे आके टेस्ट देते रहिए। जैसे देखिए यहाँ पे जो भी टेस्ट एक्टिव होगा वहाँ पे न्यू का बटन होगा। अगर साइंस का टेस्ट देना है तो यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करके आप दे सकते हैं साइंस पे। अगर मान लीजिए आज जो हम लोग पढ़े हैं सोशल साइंस का टेस्ट देना है तो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान जो लिखा है यहाँ पे न्यू का बटन बनाए, सिंपल से आपको इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए सामाजिक विज्ञान के टेस्ट के बारे में एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा। सभी बिल्कुल आपके लिए फ्री रखा गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे कैसे आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं। सोशल साइंस का पहला टेस्ट यहाँ पे देखिए लाइव है। इस कैसे पता चलेगा, तो ये स्टिकर यहाँ पे लगा होगा, ऐसे समझ जाइएगा वो लाइव है। तो यहाँ पे सिंपल सा इस टेस्ट में भाग लेने के लिए यहाँ पे क्लिक किया है, इस पे क्लिक करना है। सही आप क्लिक करेंगे आपके सामने टेस्ट वाला यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिंक खुल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए बताया जा रहा है यहाँ पे कैसे कैसे टेस्ट में भाग लेंगे, सभी प्रश्न आ गया। जैसा गैरीबाल्डी पेशे से किया था तो एक ही बार ऑप्शन को आप बदल नहीं सकते हैं, एक बार सोच समझ के टिक कीजिएगा। इसी तरह आपको टिक करते आना। यहाँ पे देख लीजिए मेजनी ने जो भी आपका होगा, मैं कुछ प्रश्न टिक करके बता दे रहा हूँ, कुछ मैं गलत भी टिक कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये टेस्ट जो है सही सही काम करता है कि नहीं। इसी तरह पूरा 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम की तरह यहाँ पे पूरा टेस्ट दे लीजिएगा। जितना देर आपको मन करे उतना देर आप समय ले सकते हैं। यहीं पर नीचे की तरफ बढ़िएगा, टेस्ट जब
आपका फाइनल करना होगा। प्रश्न का मैं यहाँ पे भी टिक कर दे रहा हूँ, जैसे इसका सही मैंने आंसर टिक कर दिया। ये जानते हम लोग अभी पढ़े थे सभी, लेकिन मैं इसको गलत टिक कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले किस रूप में ये काम करता है। यहाँ पे मैंने कुछ गलत आंसर भी टिक किया, और यहाँ पे जैसे ही आपका काम समाप्त होगा वैसे ही यहाँ पे फिनिश बटन है। जब आपका टेस्ट फाइनल हो जाएगा, 80 प्रश्न का आप टिक कर लेंगे, तो यहाँ पे फिनिश का बटन है, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए हमारा 5 प्रश्न मात्र सही हुआ, यहाँ पे बता रहा है 80 में से, और 7% ही हमने स्कोर किया। यहाँ पे लिख रहा है सॉरी आपका स्कोर अच्छा नहीं है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। तो इस तरह आपको यहाँ से टेस्ट में अपना स्कोर चेक करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ पढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे पूरा सही उत्तर बता रहा है कि मैंने किसका सही दिया। जो हरा से घेरा ये सही है, जिसका मैंने देखिए यहाँ पे उत्तर गलत किया था उसको रेड से घेर दिया, और यहाँ पे हरा वाला सही है। तो यहाँ से देखकर आप लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो ARcareerPoint.in वेबसाइट के टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आके मैं यहाँ पे मैं आपके लिए टेस्ट अपडेट करूंगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी। तो यहाँ से आकर भी अपना पढ़ाई आप कर सकते हैं, टेस्ट के माध्यम से अपना तैयारी की परख कर सकते हैं, और सिर्फ VVI प्रश्न की हम लोग चर्चा यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो इससे आप याद भी कर सकते हैं। तक के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज के 80 प्रश्न में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। यहाँ पे भी आकर टेस्ट दे लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।